চিরদিনই আমি যে তোমার, যুगे যुगे আমি तुम्हारी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस। जीरो आईएएस में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एमसीक्यू को कर रहे हैं और डे 5 का हमने आपको एमसीक्यू दिया था। डिटेल में हमने नोट्स भी आपको कल पढ़ा दिया था। आज हमने जो क्वेश्चन आपको दिया था डे 5 में 102 से लेकर 177 क्वेश्चन तक, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। मेरा नाम राहुल बनवाल है। तो ये दोस्तों हमने आपको पीडीएफ दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे, है ना, और डिटेल नोट्स भी दे दिया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक तरफ देखिए क्वेश्चन हिंदी में है और दूसरी तरफ क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर 177 तक क्वेश्चन, लगभग जो है 76 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 102 है। अभी तक हम लोग 101 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, बोल रहा है एनर्जी फ्लो वर्सेस एनर्जी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का है। और ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ा दिया है ना, डिटेल नोट्स में हमने पढ़ा दिया है इसको आपको, कल हमने क्लास लिया था जब, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बोला एनर्जी कैन नॉट बी रिसाइकल इन एन इकोसिस्टम बट न्यूट्रिएंट कैन बी रिसाइकल इंडेफिनिटली। तो बोला एनर्जी रिसाइकल नहीं होता है, ठीक है, एनर्जी का फ्लो होता है, रिसाइकलिंग नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग होता है। तो ये सही है। बोल रहा है एनर्जी लॉस्ट एज हीट एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल पे हीट के रूप में एनर्जी लॉस होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कल, है ना। फिर बोला न्यूट्रिएंट साइकिल्स ट्रांसफर मिनरल्स ओनली फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड नॉट वाइस वर्सा। बोला लिविंग से नॉन लिविंग में होता है, नहीं, नॉन लिविंग से भी तो लिविंग में न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग होता है कि नहीं? बताइए, होता है ना। प्लांट जैसे न्यूट्रिएंट लेता है मिट्टी से और फिर उसको पेड़ पौधा खाता है, मतलब पेड़ में ट्रांसफर होता है। पेड़ पौधा को एनिमल खाता है, तो उस तरह से ट्रांसफर हुआ कि नहीं, नॉन लिविंग से मिट्टी में गया, मतलब मिट्टी से जो नॉन लिविंग चीज़ है वहाँ से न्यूट्रिएंट प्लांट को गया, फिर उसके ट्रांसफर हुआ। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कितने कथन सही है, 2 कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो केवल 2 कथन सही है, एक और 2, तीसरा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। हिंदी वाला भी दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन हो रहा है एलिमेंट इसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व। हो रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है एंड फास्फोरस मेकअप अबाउट 95% ऑफ लिविंग मैटर। मैंने आपको कल बता दिया था। और ये आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, CHONP, ठीक। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर फास्फोरस। अब पूरा मिला के सभी लोग 95% किसी भी लिविंग मैटर को कंपोज करते हैं, ठीक है। कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, उसका 95% यही 5 एलिमेंट होंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है अबाउट 15 to 25 मिनरल एलिमेंट और इसेंशियल फॉर प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ। ये भी सही है, 15 से 25 मिनरल जो है ज़रूरत होता है प्लांट और एनिमल के ग्रोथ के लिए, तो ये सही है। फिर बोल रहा है हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन डू नॉट पार्टिसिपेट इन न्यूट्रिएंट साइकिल। बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करता है, गलत बात है। हमने देखा कार्बन साइकिल, वहाँ भी हाइड्रोजन और वहाँ भी जो है ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। वाटर साइकिल आप देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पार्टिसिपेट करता है, तो ये गलत हो गया। जल चक्र में करता है। तो कितने कथन सही है, 2 कथन सही है, आंसर क्या हो जाएगा बी, तीसरा हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल के बारे में ऑलरेडी हमने कल बता दिया था, तो उससे क्वेश्चन हमने दिया था। फिर बोल रहा है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल आर जनरली परफेक्ट साइकिल। हाँ, ये परफेक्ट साइकिल होता है, क्यों होता है, कल हमने आपको पढ़ाया था। फिर बोल रहा है सेडिमेंट्री साइकिल आर कंसीडर्ड इम्परफेक्ट बिकॉज न्यूट्रिएंट गेट ट्रैप्ड। न्यूट्रिएंट जो है कुछ ट्रैप हो जाता है सेडिमेंट के रूप में और दोबारा से वो लॉन्ग टर्म में के लिए स्टोर हो जाता है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया था, इसलिए वो सेडिमेंट्री साइकिल को इम्परफेक्ट साइकिल बोलते हैं। इम्परफेक्ट साइकिल कल मैंने डिटेल में पढ़ाया था, इसलिए हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कल पढ़ाया था बहुत अच्छे से। ये जो क्वेश्चन से हम टॉपिक देते हैं उसको हम लोग अगले दिन पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर उसको सॉल्यूशन आपको करके दिखाते हैं, है ना। बोला न्यूट्रिएंट आर रिड्यूस्ड मोर स्लोली देन दे आर यूटिलाइज्ड। परफेक्ट साइकिल में बोलते हैं न्यूट्रिएंट जो है रिप्लेस्ड धीरे धीरे होता है, नहीं, जल्दी जल्दी रिप्लेस होता है, तभी तो वो परफेक्ट साइकिल है। तो ये गलत होगा। तो कितने कथन सही है, 2 कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली हमारा 2, ठीक है। तो परफेक्ट साइकिल में न्यूट्रिएंट जो है जल्दी से ग्रो होता है, फास्ट फास्ट, स्लो नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। बोल रहा है फिर न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में, बेस्ड ऑन द रिजर्वायर के आधार पे। बोल रहा है इन गैसियस साइकिल द रिजर्वायर इज आइदर द एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। पहला बोल रहा है रिजर्वायर और फास्फोरस, फास्फोरस जो है दोस्तों, ठीक है, वो अर्थ क्रस्ट होता है ना, और कैल्शियम, क्योंकि ये सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है, इसलिए ये सही होगा। फिर बोला मीथेन साइकिल इज सेडिमेंट्री साइकिल का गलत। मीथेन साइकिल जो है एक औषधि चक्र नहीं है, बल्कि ये गैसीय चक्र है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट पूछ रहा है, तो 2 ही करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 कार्बन साइकिल के बारे में। तो कार्बन साइकिल एक गैसीय साइकिल, एक परफेक्ट साइकिल है कि नहीं, ये सब मैंने आपको बताया था। तो बोला कार्बन इज ए माइनर गैस, हाँ माइनर गैस है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन, की ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में लगभग 20% के आसपास है, नाइट्रोजन 78% के आसपास है, और ऑक्सीजन कार्बन कितना 0.03%, इसलिए वो माइनर हुआ दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कर दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये माइनर गैस ज़्यादा है उसमें, ठीक है ना? कार्बन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड कर दीजिएगा, तब ठीक हो जाएगा ये। चलिए, फिर बोल रहा है विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। हाँ, बिना CO2 के जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लांट ही नहीं रह पाएगा। प्लांट को खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए, और प्लांट ही नहीं रहेगा तो बाकी इकोसिस्टम रह ही नहीं सकता है। फिर बोला कार्बन इसेंशियल है डीएनए और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है? तो ये सही है। बोला कितने कथन सही है बताइए, तीनों का तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑल थ्री आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। कार्बन साइकिल में स्टेप चक्र चरण क्या क्या है उसके बारे में बोल रहा है। ग्रीन प्लांट एंड फाइटोप्लैंक्टन एब्जॉर्ब CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन प्लांट जो है फाइटो और फाइटोप्लैंक्टन जब खाना बनाता है तो CO2 को लेता है, फिर खाना बनाता है। फिर वो रेस्पिरेशन बाय प्लांट एनिमल तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बैक टू एटमोस्फेयर। हाँ, कोई भी व्यक्ति सांस लेगा, चाहे जीव जंतु पेड़ पौधा कोई भी, तो CO2 जो है छोड़ता है, तो वो एटमोस्फेयर में मिल जाता है। फिर पूरा डिकम्पोजिशन रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड इनटू द एनवायरनमेंट। कोई भी चीज़ दोस्तों सड़े गलेगा तो CO2 ये सब नाइट्रोजन ये सब उसमें निकलता है, मीथेन वीथेन, तो ये भी सही है। तो कितने कथन सही है बताइए? 3 कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल थ्री। ठीक है, तो तीनों कथन सही है, तो ऑल थ्री सही होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 बोल रहा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल। इसके बारे में डिटेल में हमने कल स्टडी कर लिया था। बोला डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म कार्बन साइकिल। कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर दोस्तों सड़े गलेगा, ठीक है, तो वो CO2 को तुरंत निकाल देगा, तो ये सही है, इसलिए शॉर्ट टर्म में है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इनसॉल्युबल कार्बोनेट इन ओशियन सेडिमेंट कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म। सही बात है, ओशन में जो भी इन सोल्यूबल कार्बोनेट होता है वो धीरे धीरे सालों दर सालों बहुत साल में इकट्ठा होकर जो है पत्थर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का। वो लंबे समय के लिए बनाता है ना, लंबे समय में बनाता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म है, दीर्घकालिक। इसलिए ये जो होगा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर बोल रहा है कार्बन स्टोर्ड इन डीप ओशियन इज रिलीज क्विकली। कार्बन जो ओशियन में स्टोर हो गया है डीप ओशियन में, वो तुरंत रिलीज हो जाता है। जब कार्बन स्टोर, यही तो कार्बन स्टोर हो रहा है ओशियन में, और लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, तो बहुत धीरे लेट से वो रिलीज होगा, ना कि जल्दी। इसलिए तीसरा वाला जो है वो गलत है। ये आपको समझ में आ रहा है कि हमने अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस किया था, इसलिए जल्दी आज फास्ट कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो कल का क्लास नहीं देखे वो कल का क्लास देखिए, बहुत बेनिफिशियल होगा वो। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत था स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। बोला प्रोसेस एडिंग CO2 द एटमॉस्फेयर। किस प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में CO2 जुड़ता है, CO2 मतलब निकलता है और एटमॉस्फेयर में जाता है, तो कौन कौन सा प्रोसेस है? पूरा रेस्पिरेशन एट CO2, कोई भी सांस लेता है, ठीक है, श्वसन करता है तो CO2 निकलता है। पूरा डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर, कोई भी चीज़ सड़े गलेगा तो CO2 जनरली वो निकलता ही है, तो ये भी सही है। फिर बोला फोटोसिंथेसिस एट CO2, तो फोटोसिंथेसिस से CO2 एटमॉस्फेयर में जाता है नहीं दोस्तों, बल्कि CO2 जो एटमॉस्फेयर का है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट उसको लेता है ना, ना कि छोड़ता है। इसलिए ये गलत होगा। इससे CO2 एटमॉस्फेयर में जा नहीं रहा, बल्कि एटमॉस्फेयर से वापस, मतलब एटमॉस्फेयर से प्लांट ले रहा है, इसलिए गलत हो गया तीसरा। फिर वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फूटेगा दोस्तों पृथ्वी के अंदर में, आपको पता है कार्बन वार्बन है ना, पृथ्वी के क्रस्ट वरस्ट में बना हुआ है। तो वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 ये सब निकलेगा। कोई भी चीज़ जलेगा तो आप समझ लीजिए कि CO2 निकलना ही निकलना है। तो जब हमारा जो ज्वालामुखी होता है तब अंदर से कुछ ना कुछ जलता है, ठीक है, तो उसमें भी CO2 निकलेगा ही, ये सिंपल बात है। CO2 सल्फर नाइट्रोजन बहुत सारा गैस वैस निकलता है जब हमारा ज्वालामुखी फूटता है तो, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर में बहुत सारा एलिमेंट है, वो जब जलेगा तो सिंपल बात है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका डाइऑक्साइड ही बनाएगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बात हो रहा है। तो तीन कितने कथन सही है? तो 3 कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 109 का आंसर होगा दोस्तों, 3 ऑप्शन सही है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बोल रहा है सनलाइट जो फ्री एनर्जी के रूप में रहता है इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सही है, प्लांट जो है वो आपका CO2 को लेता है और पानी को लेता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में उसको कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, और वाटर को रिलीज करता है, ये सब है ना, और ऑक्सीजन बनाता है। सिंपल है, क्लियर हो गया? तो वो कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो जो सनलाइट था वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो ये सही है। फिर बोल रहा है ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब भी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दोस्तों जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वाटर निकलेगा, वो ठीक है, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? नहीं, प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना, और ऑक्सीजन को देता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्लियर? तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा हमारा गलत हो गया, क्योंकि प्लांट रिलीज कर रहा है CO2 H2, ये गलत है। ठीक है, कि CO2 और H2 का प्लांट उपयोग होता है, ना कि उसको छोड़ता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर पूछा है तो कितना करेक्ट है? 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल को कंपेयर करते हुए लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व
गैसियस फेज इन द एटमॉस्फेयर, तो दोनों गैसियस साइकिल है, नाइट्रोजन और कार्बन, तो ये सही है। फिर बोल रहा है कि बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय द प्लांट, प्लांट जो है डायरेक्टली CO2 को तो यूज कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड को, नाइट्रोजन गैस को यूज नहीं, N2 को यूज नहीं करता, उसके लिए उसको नाइट्रेट या अमोनिया ये सब के रूप में चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी हमने कल देखा था, ठीक है, तो इसलिए गलत होगा। CO2 तो यूज कर लेता है वो फोटोसिंथेसिस के में, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाता नाइट्रोजन गैस को, N2 को। डिकम्पोजिशन रिलीज बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, हाँ कोई भी चीज़ सड़ेगा लेगा, उसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब निकलता है दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। तो कितने कथन सही है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ में कार्बन और नाइट्रोजन होता ही है, तो वो जब डिकम्पोज होगा मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है या बिना भी ऑक्सीजन के, तो वो आपका उसका गैस बना ही देगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का गैस बना देगा, कार्बन कार्बन का बना देगा, उसमें सल्फर भी रहेगा तो सल्फर का बना देगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मीथेन भी निकलता है कोई चीज़ के सड़ने का नीले से, है ना, कल हमने ये सब डिटेल में पढ़ा था। तो कितने सही है, तो केवल 2 हमारा सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है नाइट्रोजन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड की नाइट्रोजन जरूरत है, प्रोटीन अमीनो नाइट्रोजन से बना होता है, हार्मोन और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन, तो ये सही है। नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट मेनली एज N2 विद ए स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने बताया था ना N2 में 2 नाइट्रोजन होता है, N और N, और दोनों के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो ये हमारा सही है। फिर बोल रहा है कि मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन डायरेक्टली यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नहीं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या मैक्सिमम N2 को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता। अगर N2 को डायरेक्ट यूज कर पाता, अरे N2 जो होता है वो मिल के प्रोटीन बनाता है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटीन का कमी होता ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन डायरेक्ट नाइट्रोजन हम लोग ले लेते हैं जिस तरह ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट N2 हम नहीं ले पाएंगे, यूज हम नहीं कर पाते, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। प्लांट को भी नाइट्रेट चाहिए, अमोनिया चाहिए, नाइट्राइट चाहिए, है कि नहीं, और उसके लिए बैक्टीरिया है और बहुत सारा अलग प्रोसेस से भी होता है, इसके बारे में कल ऑलरेडी हमने हैबर प्रोसेस और ये सब देखा था, तो यहाँ पे उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, ठीक है। तो कितने कथन सही है वो पूछ रहा है, तो 2 कथन सही है, तो केवल 2 होगा, ठीक है। 112 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा गलत था तो 2 ही सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन से रिलेटेड है, बोला जंगल में आग लगता है तो N2 जो है कन्वर्ट होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ठीक है। तो सिंपल है, जंगल में आग लगेगा तो प्लांट में जो नाइट्रोजन रहेगा वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो NO2 ये सब में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमारा है, बोला लाइटनिंग प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट N2 इंटू नाइट्रोजन ऑक्साइड, लाइटनिंग भी होता है दोस्तों, तो वो भी आपका कन्वर्ट हो जाता है लाइटनिंग के द्वारा भी, है ना, नाइट्रेट में, ये सब हमने कल देखा था, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बोला ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, गलत है। ऑटोमोबाइल जो होता है दोस्तों, ठीक है, उससे उसका जब धुआं से क्या निकलता है, नाइट्रोजन तो निकलेगा ही, ठीक है। तो ये हमारा जो है बोला कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो गलत हो गया। तो कितने कथन सही है, ठीक है, तो 2 कथन सही है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया है, लेकिन हमने जो बताया आपको समझ में आएगा, ये उसी का है ना, ये गलत हो गया एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन दूसरे क्वेश्चन का दे दिया है यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का हमने गलती से हो गया, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन कैसे होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 114, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड, ठीक है। बोल रहा है नाइट्रोजन मस्ट बी फिक्स्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड, तो नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है, मतलब नाइट्रेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ये सही है। बोल रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट इनटू अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन ओनली बाय ब्रू ग्रीन एल्गी, मैंने देखा था नहीं, बायोलॉजिकल नाइट्रोफिकेशन के लिए बहुत सारा होता है भाई, राइजोबियम होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, हमने कल देखा था डिटेल में, बहुत सारा लोग करते हैं, सिर्फ ब्लू एजिटोबैक्टर ये सब भी करता है, सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी ही नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो 100 इसको 114 कर दीजिएगा, 114 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा दूसरा गलत, मतलब तीसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा कितने कथन सही है, 2 कथन, तो ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, वो होता है आपका, ठीक है, वो 3 टाइप का होता है, एक होता है आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो आपका लाइटनिंग के कारण होता है, दूसरा बायोलॉजिकल होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया करता है ना, और तीसरा इंडस्ट्रियल होता है जो हैबर प्रोसेस के द्वारा होता है, तो 3 तरह का होता है। तो बोला इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन यूज टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर सच अमोनिया, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझिए N2 को कन्वर्ट होना अमोनिया में नाइट्राइट या नाइट्रेट में, उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो इंडस्ट्री भी क्या करता है, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसको वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा, हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया में या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब नाइट्रेट फिक्स हो गया। फिर बोल रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑकर ड्यूरिंग लाइटनिंग, हाँ बिजली जब कड़कता है तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता होता है अपने आप। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रोब इज कॉल्ड बायोलॉजिकल, तो जब बैक्टीरिया बैक्टीरिया या भाई माइक्रो सूक्ष्म जीव जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को
नाइट्राइट नाइट्रेट और या अमोनियम कन्वर्ट करते हैं तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है। कितने कथन सही है बताइए? 3 कथन सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑल 3। ठीक है, तो 115 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं दोस्तों, 116। बोल रहा है राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम फिक्सेस नाइट्रोजन ओनली ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन, वो राइजोबियम एनारोबिक कंडीशन में करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए एरोबिक कंडीशन चाहिए, ना कि एनारोबिक। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और प्लस राइजोबियम जो है वो प्लांट के रूट में रहता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। फिर बोला एजोटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ये सही हमने कल देखा भी था। फिर बोला ब्लू ग्रीन एल्गी और एनाबीना जो है वो भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, ये भी हमने कल देखा था। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो बोला कितने कथन सही है? 2 कथन सही, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 116 का आंसर हो जाएगा 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 अमोनिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बोला अमोनिफिकेशन कन्वर्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इंटू अमोनियम आयन, तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ठीक है, N2, वो कन्वर्ट हो जाता है NH4 प्लस में। ठीक है, तो ये हमने आपको कल बताया था, उसी कम्युनिफिकेशन बोलते हैं, अमोनियम कन्वर्ट होना है N2 का। फिर बोल रहा है बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक डिकम्पोजर पार्टिसिपेट, बोला एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों पार्टिसिपेट करता है, ये भी हमने कल देखा था, तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है अमोनिफिकेशन इज कैरिड आउट नॉट ओनली बाय फंगी, नहीं, सिर्फ फंगी करता है, गलत बात है, बैक्टीरिया भी इसमें करता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो कितने कथन सही है? ठीक है, तो 2 कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1118, ये नाइट्रिफिकेशन से रिलेटेड। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? जो अमोनियम आयन बना NH4 प्लस अमोनिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा जब वो नाइट्राइट में या नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो उसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो इसके लिए भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया ये सब करता है। जैसे नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट कर देता है अमोनियम आयन को नाइट्राइट में, ये सब हमने डिटेल में कल देखा था दोस्तों, तो ये सही है। फिर नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ये भी सही है। ठीक है, फिर बोल रहा है नाइट्रिफिकेशन होकर अंडर एनारोबिक सॉइल कंडीशन, बोल रहा है कि एनारोबिक सॉइल कंडीशन में ये होता है, तो गलत है। नाइट्रिफिकेशन जो हो रहा है, देखो यहाँ पे NH4 प्लस से NO2 माइनस, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ेगा जो जो ऑक्सीजन इसको जोड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो सांस लेगा। एनारोबिक नहीं, ऑक्सीजन रहित नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए नाइट्रिफिकेशन, है ना, इसलिए गलत हो गया। तो कितने कथन सही है बताइए? 2 कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। हमने डिटेल में कल दोस्तों नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था, तो एक बार जरूर आप कल का क्लास देखिए, पूरा सीरियल वाइज देखिए तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। रैंडमली देखेंगे तो चीज़ें थोड़ा कम समझ में आएगी। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट आयन टू फॉर्म अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, बोला प्लांट जो है वो नाइट्रेट आयन जो है उसको यूज करके अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है, तो ये एकदम सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। फिर बोला एसिमिलेशन होकर ओनली इन प्लांट, बोला सिर्फ एसिमिलेशन प्लांट में ही होता है, गलत बात है। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होता है दोस्तों वो भी आपका यूज करता है हमारा, जैसे आपको पता है बहुत सारा बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है, उसको भी नाइट्रोजन चाहिए ना, जो छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा है उसको भी चाहिए। सिर्फ प्लांट को और जरूरत पड़ेगा नाइट्रोजन का, तो वो गलत हो गया। फिर बोल रहा है एसिमिलेशन कैन नॉट, एनिमल कैन नॉट एसिमिलेट नाइट्रेट डायरेक्टली, एनिमल जो है डायरेक्ट नाइट्रेट को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही है, तो 1 और 2 इसका सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? तो जो हमारा नाइट्रेट है NO3 माइनस, वो जब कन्वर्ट होता है N2 में, तो उसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब डिटेल में कल हमने पढ़ा था, देखते हैं फटाफट। पूरा डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस, सही है। फिर बोल रहा है डीनाइट्रिफिकेशन परफॉर्म मेनली बाय स्यूडोमोनास एंड थायोबासिलस, ये भी हमने कल देखा था, ये भी सही है। ठीक है, फिर बोल रहा है डीनाइट्रिफिकेशन रिक्वायर एरोबिक कंडीशन, डीनाइट्रिफिकेशन देखो अब हो क्या रहा है कि NO3 माइनस जो है N2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब देखो ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन अगर कम हो रहा है दोस्तों, तो उसके लिए एरोबिक कंडीशन नहीं होगा, ऑक्सीजन हमको कम करना है ना, तो एनएरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला गलत हो गया, तीसरा वाला। ठीक है, तो आंसर बोला कितने सही है? 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 11121 देखते हैं, 121। ठीक है, बोल रहा है लाइटनिंग कैन ब्रेक द नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एंड फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड, बोले नाइट्रोजन के लाइटनिंग जो है, बिजली कड़कता है तो वो N2 को तोड़ के नाइट्रोजन ऑक्साइड बना सकता है, सही बात है। फिर बोल रहा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोड्यूस अमोनिया यूज्ड इन फर्टिलाइजर, तो उसमें भी होता है, ठीक है, सही बात है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर्स एंजाइम, तो बोल रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है नाइट्रोजनेस, तो ये भी सही है। ठीक है, तो कितने कथन सही है? 3 कथन सही है, तो ऑल 3 करेक्ट होगा। ये कल हमने डिटेल में इसके बारे में देखा है ना, इसलिए यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन उतना डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि कल हमने बहुत अच्छे से नाइट्रोजन साइकिल ये सब अच्छी चीज़ पढ़ा है, तो जो टॉपिक कल पढ़े थे उसी से हमने क्वेश्चन आज दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है ना, उसका नाम है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 MCQ, तो उसको देखिए पूरा सीरीज वाइज। ठीक है, और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको पीडीएफ भी पढ़िए।
नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अमोनिया टॉक्सिसिटी का, यूट्रोफिकेशन का, डिटेल में हमने पढ़ा था ये। बोल रहा है एक्सिस अमोनिया का इन वाटर बॉडी कैन लीड टू यूट्रोफिकेशन, ठीक है, और कैसे होता है ये कल हमने बताया था। बोल रहा ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज अमोनिया लेवल इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो ह्यूमन एक्टिविटी से अमोनिया बढ़ता है, हमने बताया था किस तरह से फर्टिलाइजर आप एक्सेस यूज करते हैं तब, है ना, तो वो सब हमने देखा था कल। फिर बोल रहा अमोनिया इज लेस हार्मफुल देन नाइट्रेट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, बोल रहा अमोनिया जो है वो प्लांट के लिए कम हार्मफुल है, मतलब जीव जंतु जो पानी में रहते हैं उसके लिए, नाइट्रेट की तुलना में। तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि अमोनिया ज़्यादा हार्मफुल है दोस्तों, तभी तो यूट्रोफिकेशन नहीं करता है ना। तो खेत में हम जब अमोनिया डालते हो बह के जब जाता है पानी में, तो यहाँ पे अलगल ब्लूम होता है ना, खराब शैवाल का ग्रोथ हो जाता है, ये सब हमने कल पढ़ा था, इसलिए गलत होगा ये कि कम हार्मफुल नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इधर इसमें इधर उधर हो चुका है, हो गया है, लेकिन हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो समझिए आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखते हैं। नाइट्रोजन साइकिल से फिर से आ गया, और नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन और अपोजिट, सही है। नाइट्रिफिकेशन में NO2 माइनस NO3 माइनस में कन्वर्ट होता है अमोनिया, और डीनाइट्रिफिकेशन में ये N2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे दोनों अपोजिट प्रोसेस है, तो ये सही हो गया। फिर बोला अमोनिफिकेशन एंड एसिमिलेशन आर अपोजिट प्रोसेस, बोला अमोनिफिकेशन और हमारा जो एसिमिलेशन है वो अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, तो अमोनिफिकेशन और एसिमिलेशन जो होता है वो आपका अपोजिट प्रोसेस है ना, ये आपका गलत है। आपको तो देखिए एसिमिलेशन में तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है ना, जो भी नाइट्रेट वाइट्रेट रहेगा, और अमोनिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो दोनों अपोजिट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो गलत हो गया, दोनों मतलब एक से एक लिंक है, उल्टा नहीं है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन प्रोड्यूस द सेम एंड प्रोडक्ट। अमोनिफिकेशन में क्या बनता है दोस्तों, NO2 माइनस बनता है ना, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या बनता है आपका अमोनिफिकेशन में क्या बनता है, अमोनिया बनता है NH4 प्लस, है ना, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अमोनिया बनता है, नाइट्राइट नाइट्रेट बनता है, तो दोनों हमारा सेम है, कोई जिसमें डाउट नहीं है। ठीक है, ये सही हो गया। तो कितने कथन सही हैं, 2 कथन सही है ना, फर्स्ट और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, अमोनिफिकेशन रिलेटेड है, और अमोनिफिकेशन कन्वर्ट यूरिया एंड यूरिक एसिड इंटू अमोनिया और अमोनियम आयन। ठीक है, ये सही है। फिर बोल रहा है मोस्ट ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, कुछ हाँ जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो ये भी सही है। पूरा सम अमोनिया एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, अमोनिया गैस से दोस्तों भारी होता है, लेकिन कुछ उसमें से एटमॉस्फेयर में चल जाता है, तो ये भी सही है। कितने कथन सही है बताइए? तो कथन सही है हमारा 124 का 2, सॉरी तीनों, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन से है, ये सब हम जान जान के बहुत बार किए हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए नाइट्रोजन साइकिल। बोला डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू इसेंशियल N2 गैस, तो ये ठीक है। फिर बोल रहा है कि डीनाइट्रिफिकेशन ही परफॉर्म बाय एरोबिक, मैंने बोला नहीं, डीनाइट्रिफिकेशन एनएरोबिक प्रोसेस के कारण होता है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, फिर बोला स्यूडोमोनास थायोबैसिलस डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, तो ये सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2 सही है, आंसर हो जाएगा ओनली 2। तो 125 का आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल के समरी से। होता है इन नाइट्रिफिकेशन अमोनियम आयंस आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड देन नाइट्राइट, तो ठीक है। फिर बोल रहा है अमोनिफिकेशन में डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, डेड ऑर्गेनिक मैटर अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, बोला डीनाइट्रिफिकेशन अमोनिया इज कन्वर्टेड इन टाइटली इनटू गैस, तो डीनाइट्रिफिकेशन में जो बोला अमोनिया NH4 प्लस जो है वो कन्वर्ट होता है N2 गैस में, नहीं, इसमें क्या होता है, जो हमारा NO2 माइनस NO3 वो कन्वर्ट होता है ना, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, आंसर जगह 2 सही है, तो ओनली 2। ठीक है, तो 120। अब हम लोग 7 देखते हैं। फिर बोल रहा है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय द एनिमल एड नाइट्रोजन, यूरिया में दोस्तों जिसको अमोनिया बोलते हैं, यूरिया ये सब, तो उसके कारण नाइट्रोजन मिल जाता है मिट्टी में, ये ठीक है। फिर बोल रहा है डेड ऑर्गेनिक मैटर एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल एज नाइट्रेट, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो बोल रहा है कि नाइट्रेट देता है, नहीं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या मिलता है, अमोनिया, फिर बैक्टीरिया बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं देता है। फिर बोला बर्निंग ऑफ कोल कैन ऐड नाइट्रोजन, बोला कोयला को जलाने से नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, सही है। तो कितने कथन सही है बताइए, 2 कथन सही है, आंसर हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, जब बहुत ही ज़्यादा आप उर्वरक यूज करोगे खेत में तो क्या होगा, तो बोला एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सप्रेस राइजोबियम, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर आप यूज करोगे
तो प्लांट जो हमने कल आपको बताया था ये कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्लांट के साथ रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो ऑलरेडी अगर प्लांट को नाइट्रोजन बाहर से मिल जाएगा, मतलब नाइट्रेट ये सब, अमोनिया ये सब, तो राइजोबियम बैक्टीरिया पे वो डिपेंड क्यों रहेगा? तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा, इसलिए ये सही है। फिर बोल रहा है एक्सेसिव नाइट्रोजन इन से होने से नाइट्रेट लीचिंग ग्राउंड वाटर में होता है, मैंने बताया था कल आपको, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है। और एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होने से एसिड रेन भी होता है, नाइट्रिक एसिड के रूप में एसिड रेन भी होता है। कथन कितने सही हैं? तो तीनों का तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बायोजियोकेमिकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो साइकिल है दोस्तों वो है आपका नाइट्रोजन साइकिल, इसलिए नाइट्रोजन साइकिल से बस बहुत सारा हमने क्वेश्चन दिया है, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। और लेग्यूम और राइजोबियम सिम्बायोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, हाँ दोनों को फायदा होता है, तो ये सही है। म्यूचुअलिज्म, अमेंसिलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सारा हमने बताया है। और एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर मेक प्लांट इंडिपेंडेंट ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ अगर बहुत ही ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने लगेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग नेचुरल हो रहा है वो हमारा कम हो जाएगा, है कि नहीं? बताइए, तो ये सही होगा। फिर बोल रहा है कि एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज से राइजोबियम पॉपुलेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा, इसलिए ये गलत हो गया तीसरा। तो कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। बोल रहा है नाइट्रिफिकेशन इंक्रीजेज नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी टू प्लांट, नाइट्रिफिकेशन होने से नाइट्रोजन को प्लांट को मिल जाता है नाइट्राइट के नाइट्रेट के फॉर्म में, तो ये सही है। बोल रहा है डीनाइट्रिफिकेशन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, डीनाइट्रिफिकेशन होने से जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है N2 में और प्लांट को कम मिलता है और वापस नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो इस तरह से साइकिल रिपीट करते रहता है। फिर बोल रहा है अमोनिफिकेशन डिक्रीजेज सॉइल नाइट्रोजन, गलत है। अमोनिफिकेशन होने से, देखो ये तो दूसरा सही हो गया, ये सही है। अमोनिफिकेशन होने से NH4 प्लस जब बनता है दोस्तों, तो मिट्टी में उसका नाइट्रोजन बढ़ेगा ना, तभी ना प्लांट उसको नाइट्रेट में बैक्टीरिया वैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। तो बोल रहा है सॉइल नाइट्रोजन घटता है, घटेगा नहीं दोस्तों, बढ़ेगा। तो दूसरा हमारा गलत है, क्यों? डिनाइट्रिफिकेशन होने से मिट्टी से नाइट्रोजन घटता है, ये सही है। और अमोनिफिकेशन से नाइट्रोजन बढ़ता है, इसलिए गलत हो गया, जिसमें जो गलत सही दिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है हमसे, कितने कथन सही? 2 होगा सही, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं मीथेन के बारे में। और मीथेन इज ए मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन CO2, उससे ज़्यादा पोटेंट है लेकिन कम टाइम के लिए रहता है, तो ये एकदम सही है, हमने कल बताया था भी आपको ये। फिर बोला मीथेन हैज ए शॉर्टर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम कंपेयर टू CO2, हाँ CO2 की तुलना में इसका लाइफ स्पैन कम होता है, जनरली 5-10 साल होता है। फिर बोल रहा है मीथेन डज नॉट कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल, मैंने बोला था ग्राउंड लेवल ओजोन एक तरह का प्रदूषक है और उसको बनाने में मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अपनाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये मतलब कोई रोल नहीं होता है। तो कितने कथन सही है? 2 कथन सही, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, मीथेन से रिलेटेड है, हमने पढ़ लिया था कल मीथेन साइकिल के बारे में। और मीथेनोजेंस मतलब जो मीथेन बनाने में मदद करता है वो आर्किया होता है दैट प्रोड्यूस मीथेन इन एन एनारोबिक कंडीशन, तो एनारोबिक कंडीशन में जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स अगर कहीं पृथ्वी पे पाया है, बना है, ठीक है, तो वो आर्की था जो ऑक्सीजन बनाने में मदद किया और मीथेन मीथेन को उसने सड़ाया गलाया खत्म किया, है ना। आपको पता है जब पृथ्वी बना था तो उसमें मीथेन मीथेन हाइड्रोजन ये सब बहुत ज़्यादा था, तो उसको धीरे धीरे कम किया इन लोगों ने। ठीक है, और ऑक्सीजन इसे बनाने में मदद किया। ठीक है, क्लियर है? तो जो इसका, ठीक है, तो ये हमारा सही है और एनारोबिक कंडीशन में ये करता है। फिर बोल रहा है मिथेनोजेंस ऑक्सीडाइजेज मीथेन इन द एरोबिक कंडीशन, बोल रहा है मिथेनोट्रॉप्स जो होता है, मिथेनोट्रॉप क्या करता है? मीथेन को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, मीथेन को कन्वर्ट करता है एरोबिक कंडीशन में। ठीक है, तो ये भी जो है वो हमारा सही है। फिर बोला बोथ मिथेनोजन एंड मिथेनोट्रॉप्स आर टाइप्स ऑफ फंगी, बोला दोनों फंगस का टाइप है, गलत है। दोनों माइक्रोब्स है दोस्तों, ना कि फंगस है। सिर्फ फंगस नहीं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया भी ये सब होता है, सिर्फ कवक नहीं होता है। हाँ, दोनों सूक्ष्म जीव है, ये सही है, तो ये दोनों सही है, तीसरा गलत है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हमसे पूछा है? तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। ये सब हमने डिटेल में पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया गया है, तो रिपीट करने से फायदा नहीं है। फिर बोल रहा है लैंड फिल्स आर द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस ऑफ मीथेन, तो ठीक है, ये सही है। डाइजेस्टिव प्रोसेस जब होता है जुगाली करने वाले, तो वो मीथेन को निकालते हैं, ये भी सही है। फिर बोल रहा बर्निंग बायोमास, बायोमास जब जलाते हैं तो मीथेन नहीं निकलता, गलत बात है, निकलता है, तो आंसर हो जाएगा 1 2। कितने सही हैं? 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 135 बोल रहा है परमाफ्रोस्ट और मीथेन के बारे में। बोल रहा है परमाफ्रोस्ट आपको पता है, मैंने बता दिया था, जो परमानेंटली 2 साल से टेम्परेचर मतलब 2 साल से बर्फ से जमा हुआ, 2 या 2 से अधिक साल से, ठीक है, और तो वहाँ पे प्लांट व्लांट जो है सड़ता गलता है, तो मीथेन के फॉर्म में वो
स्टोर हो जाता है और वहाँ पे बर्फ और ऊपर जम जाता है और मीथेन गैस उसमें स्टोर हो जाता है। फिर जब वो पिघलता है तो मीथेन निकलने का चांस होता है। तो मीथेन आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग ये सब होता है। ये सब हमने डिटेल में कल बताया था। ठीक है, तो बोला परमाफ्रॉस्ट जब मेल्ट होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन निकलेगा, सही है। फिर बोल रहा है मीथेन रिलीज फ्रॉम परमाफ्रॉस्ट इज कंसिडर्ड ए पॉजिटिव फीडबैक। हाँ, पॉजिटिव फीडबैक होता है किस सेंस में कि वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। देखो, बर्फ पिघलेगा, मीथेन निकलेगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा, फिर बर्फ पिघलेगा, तो इस तरह से एक लूप बन जाता है जो नुकसानदेह है। ये कल हमने बताया था आपको। फिर बोल रहा है मीथेन है क्लेथरेट इन डीप सी रिमेन्स कंप्लीटली स्टेबल इवन विद ओशन वार्मिंग, गलत है। वो भी चूंकि हाई प्रेशर में है और कम टेम्परेचर में स्टोर है कि समुद्र के अंतर में, ठीक है, बहुत गहराई में, तो वो भी जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और उसके बाद जो मीथेन उसमें स्टोर है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नहीं, ये स्थिर होता है टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी, तो गलत बात है। कितने कथन सही है? 2 कथन सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 136 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि सम प्लांट एंड कैन ट्रांसपोर्ट मीथेन फ्रॉम सॉइल टू द एटमॉस्फेयर। कुछ प्लांट होते हैं जो मीथेन को लेता है मिट्टी से और एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ देता है, तो ये सही बात है, कुछ प्लांट होते हैं ऐसे। ठीक है, फिर बोल रहा है मीथेन रिएक्ट करता है ओएच रेडिकल के साथ, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर एंड ब्रेक्स डाउन। तो सही है, मीथेन जो है ओएच रेडिकल के साथ रिएक्ट करके और वो उसको ओएच रेडिकल उसको तोड़ देता है। ठीक है, इसलिए ओएच रेडिकल को हम लोग बोलते हैं कि वो क्लीन एटमॉस्फेयर को साफ करता है, क्लींजर ऑफ द एटमॉस्फेयर बोला जाता है। बोल रहे जितने भी एटमॉस्फेरिक मीथेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाता है, गलत। मीथेन चूंकि भारी गैस है दोस्तों, ये ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा ब्रेक होता है और जो थोड़ा सा ताकत होता है तो वो ऊपर चला जाता है ना, लेकिन ज़्यादा वो ट्रोपोस्फेयर समताप क्षोभ मंडल में होता है, ना कि समताप मंडल में। इसलिए ये गलत हो गया। कथन कितने सही है? 2 ही कथन सही, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं दोस्तों। बोला एरोबिक ऑक्सीडेशन जब मीथेन का होता है तो ओशियन में होता है। ओशियन में बोल रहा है कि मीथेन जो है वो टूटता है वो एरोबिक कंडीशन में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ठीक है, सही बात है। फिर बोला एनारोबिक ऑक्सीडेशन जब मीथेन का होता है तो समुद्र के गहराई में होता है। तो देखो, समुद्र के सतह पे तो आपको ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा, लेकिन समुद्र के गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, इसलिए वहाँ पे एरोबिक नहीं होगा, एनारोबिक होगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो ये भी सही है। बोला मीथेन जब ऑक्सीडेशन होता है कैन नॉट ऑकर इन द परमाफ्रॉस्ट। बोला मीथेन ऑक्सीडेशन परमाफ्रॉस्ट में नहीं हो पाएगा, गलत बात है। मीथेन वहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ भी तो ऑक्सीजन होगा, तो उसको ऑक्सीजन के वजह से मीथेन जो है वो टूटता है, तो इसलिए गलत है। कुछ नहीं होगा, गलत बात है, होगा कम होगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है तो 2 ही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर मीथेन गैस के साइकिल के रिलेटेड है ये। और मीथेन इज रिलीज फ्रॉम द राइस पैडी अंडर एनारोबिक कंडीशन। मैंने बताया था चावल का खेत जब पानी से भरा होता है तो वहाँ पे वो सड़ता गलता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में और मीथेन को छोड़ता है, तो ये भी सही है। ठीक है, पहला मतलब। दूसरा बोल रहा है मीथेन हाइड्रेट आर फॉर्म्ड इन द परमाफ्रॉस्ट एंड डीप सी, तो सही है, समुद्र के गहराई में और परमाफ्रॉस्ट रीजन में होता है ये। मीथेन गैस की साइकिल है, ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों का तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं दोस्तों। मीथेन हाइड्रेट के फिर आ गया, बोला देयर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है फाउंड अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कम प्रेशर, हाँ, ज़्यादा प्रेशर लो टेम्परेचर में ये होता है। जब मैंने बताया था मीथेन गैस है और ऊपर से पानी रहता है, पानी जब बहुत टेम्परेचर इसका कम होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला बर्फ बन जाएगा और गैस उसमें बंद हो जाएगा, उसी को मीथेन हाइड्रेट, गैस हाइड्रेट या ग्लेथरेट भी बोला जाता है। ये समुद्र के गहराई में भी हो सकता है और ठंडे एरिया में भी हो सकता है। बिकॉज दे आर फाउंड ओनली इन द डीप ओशियन एंड नेवर इन द परमाफ्रॉस्ट, गलत बात है। ठीक है, हमने बताया अभी सडनली अगर मेल्टिंग होगा मीथेन हाइड्रेट का तो लार्ज स्केल मीथेन रिलीज होगा। हाँ, पिघलेगा तो बर्फ पिघल जाएगा तो मीथेन निकल जाएगा, और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर बोल रहा है मीथेन हाइड्रेट एक्ट एज ए लॉन्ग टर्म मीथेन सिंक इन कोल्ड इन्वायरमेंट। कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो वो लंबे समय के लिए मीथेन उसमें स्टोर होता है, लेकिन वही है टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है, तो वो नुकसान हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला सही है। तो कितने कथन सही है पूछ रहे हैं हमसे दोस्तों? 3 कथन सही है, तो आंसर नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट बोल रहा है ह्यूमन काउस्ट मीथेन एमिशन, मानव के द्वारा जो ह्यूमन मीथेन निकल रहा है उससे उससे रिलेटेड है। और एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मीथेन प्रोड्यूस होता है 55% होता है वो नेचर के, मतलब वो होता है आदमी के द्वारा, इंसान के द्वारा। और 40% होता है लगभग, मतलब 45 से 40% के आसपास वो होता है नेचर के द्वारा। 50 से 60% के बीच में जो आदमी के द्वारा, इंसान के द्वारा होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एग्रीकल्चर का होता है, जिसमें चावल-वावल का खेत होता है तो उससे मीथेन निकलता है। मैंने आपको कल बताया था ये। ठीक है, बोल रहा फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूट मोर मीथेन देन एग्रीकल्चर, गलत बात है। जब सही से ज़्यादा यही है हमारा एग्रीकल्चर, तो दू दू तो फॉसिल फ्यूल जो है उससे थोड़ा कम ही ना करेगा, बोल रहा है, बताइए। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है गलत हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि लैंडफिल एमिट मीथेन ड्यू टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। जो कूड़ा कचरा होता है वो सड़ता गलता है, तो उसके कारण वो मीथेन निकलता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो ये सही होगा, दूसरा गलत है। बोला यूएनईपी ने बोला है कि 45% कम करना है मीथेन को 2030 तक। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। कल हमने ये सब डिस्कस किया था। कितने कथन सही है पूछ रहा है? 3 स्टेटमेंट सही है, मतलब कौन कौन सही है पूछ रहा है। तो पहला हमारा सही है, तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट बोल रहा है मीथेन सिंक से रिलेटेड है, बोल रहा है सॉइल एक्ट एज ए मेजर मीथेन सिंक ड्यू टू मिथेनोट्रॉप बैक्टीरिया। बोला सॉइल जो है उसमें मीथेन स्टोर होता है मिथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो ठीक है, हमने कल बताया भी था। और हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो होता है वो मीथेन को ऑक्सीडेशन के द्वारा ट्रोपोस्फेयर से हटा देता है, ये भी सही है। और मीथेन कैन नॉट बी रिमूव्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, गलत बात है, क्योंकि वहाँ भी OH रेडिकल होता है दोस्तों। OH रेडिकल ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा होता है, ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा मीथेन को वो खत्म कर देता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में भी OH रेडिकल होता है, तो वो भी वहाँ भी करता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है। बोला कौन सा कथन सही है बताइए, यहाँ पे कितना की जगह कौन कर दीजिएगा, कौन कौन कथन सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बोला कंसीडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ नेचुरल मीथेन एमिशंस। ठीक है, नेचुरली रूप से मीथेन जहाँ से निकला उसके बारे में, तो वेटलैंड नेचुरल होता है, सही है। टर्माइट भी नेचुरल है। वोल्केनोज, ठीक है, और ओशियन मीथेन हाइड्रेट दोस्तों। ठीक है, तो ये हमको बताइए कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे मीथेन थोड़ी निकलता है, इतना ज़्यादा हीट होता है कि मीथेन जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O में, तो मीथेन नहीं निकलता है। ठीक है, कि मीथेन ऑक्सीडेशन हो जाता है, मीथेन आपको पता है बहुत जल्दी जल जाता है ना, इनफ्लेमेबल है, तो और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वोल्केनोज में तो वो जल जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं निकलेगा। जो चीज़ भी याद रखिए, जो भी चीज़ भी सड़ेगा गलेगा उसी से जनरली मीथेन निकलता है, और गाड़ी वाड़ी से भी थोड़ा मोड़ा निकलता है धुआं से। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा 1 2 4 होगा, बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 मीथेन ऑक्सीडेशन प्रोसेस से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल ऑक्सीडाइज मीथेन एंड एक्ट एज ए क्लींजर, हमने पढ़ लिया था ये कल। फिर बोल रहा है मीथेन ऑक्सीडेशन इन द ट्रोपोस्फेयर आल्सो प्रोड्यूस CO2, जब भी मीथेन का ऑक्सीडेशन होगा मतलब O2 में रिएक्ट करेगा तो CO2 और H2O बनाएगा, तो ये सही है। फिर बोल रहा है मीथेन ऑक्सीडेशन स्लोज डाउन ड्यूरिंग कोल्ड मंथ, तो जब ठंडा होगा तो मीथेन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि ऊपर से लेयर आपका बन जाएगा, तो ये सही है। ठीक है ना, तो बोला कितने सही है, कितने कथन सही है, तो तीनों का तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 बोल रहा है फॉस्फोरस के बारे में। आगे फॉस्फोरस आपको पता है सेडिमेंट्री है ना, तो बोल रहा है फॉस्फोरस ऑगर्स मेनली इन द मिनरल फॉस्फेट रॉक। ठीक है, फिर बोल रहा है फॉस्फोरस रिटर्न्स क्विकली टू द एटमॉस्फेयर, जब सेडिमेंट्री है तो तुरंत तो नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया, है ना। फिर बोल रहा है कंटिनेंटल शेल्फ स्टोर फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल डिपॉजिट। ठीक है, कंटिनेंटल शेल्फ में इनसॉल्युबल डिपॉजिट के रूप में वो स्टोर होता है, तो ये ठीक है। फिर बोल रहा है जियो जियोलॉजिकल अपलिफ्ट हेल्प्स रिसाइकल फॉस्फोरस बैक टू लैंड, तो जब भी पृथ्वी को ऊपर उठेगा, है ना, जब प्लेट टेक्टोनिक होगा तो जो समुद्र के अंदर जो फॉस्फोरस का रॉक था वो ऊपर आएगा, उसका वेदरिंग होगा और फिर से आपका फॉस्फोरस साइकिल चालू हो जाएगा, ये हमने कल पढ़ा था। तो कितने कथन सही हैं, तीनों कथन सही, तीन कथन सही हैं, तो बोल रहा है ओनली थ्री, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बारे में बोल रहा है वेदरिंग एंड इरोजन रिलीज फॉस्फोरस इनटू रिवर एंड ओशियन, तो सही है, जब भी फॉस्फेट रॉक का अपरदन होगा, अपक्षय होगा, तो वो टूट टूट के रिवर और ओशियन में जाएगा। फिर बोल रहा है माइनिंग एक्सीलरेट द फॉस्फोरस साइकिल बाय ब्रिंगिंग डीप फॉस्फेट बैक टू द सरफेस, तो जो सरफेस के अंदर फॉस्फोरस का रॉक है उसका जब खनन होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, फिर उसका जो है पार्टिसिपेट करेगा, तो जल्दी जल्दी हमारा फॉस्फोरस साइकिल होगा। फिर बोल रहा है फॉस्फोरस साइकिल फास्टर इन द कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, गलत बात है, चूँकि देखिए कार्बन नाइट्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल और गैसियस साइकिल फास्ट होता है, कल हमने पढ़ा था। और फोरस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल है, तो वो फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा फॉस्फोरस साइकिल, इसलिए ये गलत है। कितने कथन सही है, दो कथन सही है, 1 एंड 2, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कौन-कौन सा कथन सही है वो सही होना चाहिए। सल्फर साइकिल के बारे में है, तो फास्फोरस साइकिल खत्म हो गया, सल्फर साइकिल के बारे में देखते हैं। पूरा सल्फर डाइऑक्साइड एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन, जब भी ज्वालामुखी फूटेगा तो SO2 ये सब निकलता है। ठीक है, तो ये सही है। फिर बोला डाइमिथाइल सल्फेट जो होता है ओशियन से, वो मेरीन सल्फर एरोसोल बनाता है, तो जो DMS होता है डाइमिथाइल जो हमारा सल्फाइड होता है ना? वो ओशियन से निकल के मेरीन सल्फर एरोसोल बनाता है, ये सही ठीक है। तो जो मेरीन अलगी होता है दोस्तों, वो हम क्या करता है, वो आपका डाइमिथाइल सल्फेट को प्रोड्यूस करता है ना? तो ये चीज़ है। फिर बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज़ होके SO2 बनाता है। तो जब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो SO2 तो बनाएगा ही, ठीक है? तो ये भी हमारा सही है। फिर बोल रहा है सल्फर साइकिल लैक्स एनी गैसियस कम, नहीं, सल्फर साइकिल में कोई भी गैसियस नहीं है, गलत बात है। हमने जो बात कर रहे हैं दोस्तों डाइमिथाइल सल्फेट का या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का या SO2 का, ये सब क्या है, ये तो एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट है। ठीक है, तो हालाँकि सल्फर जो साइकिल है वो आपका
सेडिमेंट्री साइकिल, लेकिन कुछ कंपोनेंट उसका गैस में भी रहता है, लेकिन मेन उसका जो कहाँ है, लैंड में, इसलिए उसको सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। वहीं अगर देखेंगे तो फास्फोरस साइकिल कंप्लीटली रूप से सेडिमेंट्री साइकिल है, क्योंकि उसका कोई कंपोनेंट जो है वो आपका एटमॉस्फेयर से नहीं आता है। ठीक है, तो ये अंतर है आपका सल्फर साइकिल और फास्फोरस साइकिल में। नेक्स्ट को, तो इसका जो 3 स्टेटमेंट, इसका कौन-कौन सा सही है? तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा गलत है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ओनली 3, 3 स्टेटमेंट ही सही है इसके। फिर बोल रहा है फेट ऑफ द सल्फर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो सल्फर होता है उसका क्या हश्र होता है, क्या भाग्य होता है? बोल रहा है एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड रिटर्न्स टू अर्थ एज ए सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो एटमॉस्फेयर में SO2 है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और एसिड रेन अम्ल वर्षा करता है, ये सही है। और सल्फर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अमीनो एसिड इन प्लांट, सल्फर जो है अमीनो एसिड में भी जो है दोस्तों प्लांट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। नाइट्रोजन भी होता है प्रोटीन ये सब में, और अमीनो एसिड में सल्फर भी होता है। और ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन रिलीजेस सल्फर बैक इनटू सॉइल, तो सल्फर ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन मतलब जो भी बैक्टीरिया डेड प्लांट एंड एनिमल्स है उसको वो जब टूटेगा तो वो सल्फर को मिट्टी में मिला देगा। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट बोल रहा है सल्फर साइकिल इज प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल एंड हैज नो एटमॉस्फेरिक इन्वॉल्वमेंट, सही है। सल्फर साइकिल पूरा रूप से सेडिमेंट्री साइकिल है और कोई भी उसका एटमॉस्फेरिक, सॉरी ये सल्फर साइकिल के बारे में बोल रहा है, ये फास्फोरस के बारे में नहीं है। सल्फर साइकिल पूरा प्योर रूप से सेडिमेंट्री नहीं है। हमने जो बात किया H2S और SO2, ठीक है, वो सब क्या है दोस्तों, वो सब आपका गैसियस कंपोनेंट है ना, इसलिए ये हमारा गलत होगा। तो कौन सा कथन सही है वो पूछा हुआ है। यहाँ पे हाउ मेनी की जगह विच ऑफ द कर दीजिएगा, तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं DMS और मैरीन सल्फर के बारे में। पूरा डाईमिथाइल सल्फर इज रिलीज फ्रॉम मैरीन अलगी, ये हमने देख लिया था कल। पूरा DMS इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द सल्फर एरोसोल ओवर द ओशियन, और यही एरोसोल भी बनाता है ओशियन में। ठीक है, फिर वो DMS हैज नो रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन, गलत बात है। यही एरोसोल दोस्तों आपका जो है छोटा-छोटा ड्रॉपलेट का काम करता है। ये जो एरोसोल जैसे ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे जो अलगी है वो एरोसोल बनाता है, डाइमिथाइल सल्फेट बनाता है और वो फिर एरोसोल में कन्वर्ट होता है। तो यही एरोसोल जो होता है ड्रॉपलेट का रूप धारण करता है, और इसी के चारों ओर जो है पानी जो है जब यहाँ से भाप बन के ऊपर उठता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 एंड 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। बोल रहा है सोर्सेस ऑफ सल्फर कंपाउंड, सल्फर कहाँ-कहाँ से निकला, उसका स्रोत क्या है? ठीक है, तो बोल रहा है कोयला का भंडार, हाँ निकलेगा। ठीक है, पाइपिट निकलेगा, यहाँ पे सल्फर स्टोर हो सकता है। पाइराइट रॉक होगा। ठीक है, क्या पाइराइट रॉक में सल्फर तो होता ही है, पीट में तो कोयला वोयला बनता है, आपको पता है कि सल्फर उसमें प्लांट व्लांट से ही बनता है ना कोयला वोयला, तो उसमें भी सल्फर हो जाएगा। ग्लेशियर में ग्लेशियर भी पिघलेगा तो उसके साथ मीथेन वीथेन और सारा चीज़ भी रहता है, सल्फर भी रहता है, तो ये भी होगा। और मेरिन एल्गी तो हमने डाइमिथाइल सल्फाइड के बारे में देखा ही देखा। तो बोला कहाँ कौन-कौन से सल्फर का कंपाउंड स्रोत के रूप में रहेगा, तो अल्फ़ाइव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देख लीजिए। बोल रहा है सल्फर इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो सल्फर साइकिल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी होता बनता है इसमें, जहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये बना दिया, या फिर इसमें रिडक्शन भी होता है, इसमें सल्फर का लॉस भी होता है, दोनों होता है, सिंपल है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है सल्फर फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इंटर सॉइल एज ए सल्फेट, तो जब डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो भी सल्फर है स्टोर है वो सल्फेट के रूप में उसका पत्थर वत्थर बनता है। ठीक है, और वो सल्फर साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। पूरा प्लांट टेक अप सल्फर प्राइमरली एज ए सल्फेट आयन, वो प्लांट जो है वो सल्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है। तो ठीक है, जो भी सल्फर है वो सल्फेट आयन में प्लांट ले लेता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर नेवर फॉर्म एरोसोल, हमने अभी देखा जो डाइमिथाइल सल्फेट है ना, उसका ऑक्सीडेशन ये सब जब होता है तो वो बना लेता है एरोसोल, है ना, तो ये जो है वो गलत है। तो कितने कौन कौन से कथन सही है, यहाँ पे कितने की जगह कौन सा कर दीजिएगा, तो 1, 2, 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम, अब हमारा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है ना। अब नेचुरल इकोसिस्टम जो हमने कल रिवाइज किया था उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है पूरा नेचुरल इकोसिस्टम इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स आइडेंटिटी एज ए फंक्शनल यूनिट, पूरा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यात्मक इकाई के रूप में अपनी पहचान बनाए रख सकती है ना, जो हम लोग पढ़े हैं होम्योस्टेसिस ये सब के द्वारा। पूरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बायोम बोलते हैं, तो ये सही है। पूरा नो टू बायोम्स आर एलाइक, कोई भी दो बायोम एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि उसको क्लाइमेट के आधार पे बांटते हैं, जैसे टुंड्रा टाइगर ये सब हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ा था। पूरा कौन कौन सा कथन सही है, तो सभी सही है, ऑल 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बायोम के विशेषता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो बोल रहा है कि बायोम्स आर प्राइमरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एनुअल टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के आधार पर बांटा जाता है, ये सही है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट कि प्रत्येक वायु का अपना वेजिटेशन मृदा विशेषताएं होती है, सही है। और उष्ण कटिबंध वर्षावन न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में मिलेगा,
जहाँ पे सालों भर खूब बारिश होगा, तो इसलिए ये गलत हो गया, है ना। तो नेक्स्ट कौन कौन सा कथन सही है, तो 1 एंड 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों 153। ठीक है, बोला नेक्स्ट है टुंड्रा बायोम के बारे में। क्या है, टुंड्रा बायोम के बारे में। पूरा टुंड्रा बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय परमाफ्रॉस्ट एंड वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। ठीक है, टुंड्रा बायोम वो एरिया में रहता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, नेगेटिव में होता है, सालों भर जनरली बर्फ से भरा रहता है, थोड़ा थोड़ा वहाँ लाइकन वाइकन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके नीचे आपको पोलर उसके साउथ में आपको बोरियल फॉरेस्ट ये सब मिलता है। बोरा पोलर बायोम हाई एक्सट्रीमली लो बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी कम होता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है और रेनफॉल भी ना के बराबर होता है। फिर बोरा बोरियल फॉरेस्ट ऑकर साउथ ऑफ द टुंड्रा। तो टुंड्रा बायोम जो है, जैसे ये हमारा जो है आपका ये है टुंड्रा, टुंड्रा के आपका साउथ में आपको क्या मिलता है, बोरियल फॉरेस्ट, ये हमने कल देखा था। फिर उसके साउथ में क्या मिलेगा, टेम्परेट फॉरेस्ट। बोला कौन कौन सा कथन सही है, तो तीनों का तीनों सही है, तो ऑल थ्री हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बायोम के बारे में। ठीक है, बोल रहा है कैरेक्टरिस्ट टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज बाय ट्री दैट शेड लीव्स सीजनली। तो डिसिडियस फॉरेस्ट है ही नाम, तो वो अपना पेड़ पत्ता गिराता है सीजन में, ये सही है। फिर बोल रहा है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो होता है वो मोस्टली ट्रॉपिकल एरिया, जो टेम्परेट है तो ट्रॉपिकल में तो नहीं मिलेगा, वो टेम्परेट एरिया में मिलेगा, है कि नहीं है। और ट्रॉपिकल एरिया तो 23 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो ये मिड लैटिट्यूड एरिया में मिलता है टेम्परेट फॉरेस्ट, समशीतोष्ण वर्षावन 30 से 35 डिग्री के आसपास। ठीक है, फिर बोला बोरियल और टाइगा बायोम में आपको एवरग्रीन कॉनी फॉरेस्ट है, हाँ ये सही है। उसमें कॉनी फॉरेस्ट शंकुनुमा वृक्ष मिलते हैं, ये हमने कल देखा था। ठीक है, कौन कौन सा कथन सही है, तो 1 एंड 3 सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 155। अब घास के मैदान के बारे में बोला प्रेरी जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, तो सही है, प्रेरी जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। सवाना ट्रॉपिकल है, बोला सवाना छिटपुट वृक्ष वाली उष्णकटिबंधीय घास है, तो सही है, सवाना जो है वो घास का मैदान है ना, और वो क्या है आपका ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, तो ये सही है। तीसरा बोल रहा है कि घास भूमियाँ केवल उष्णकटिबंध क्षेत्रों में पाई जाती है, गलत है, टेम्परेट एरिया में भी मिलता है जैसा प्रेरी ये सब है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो आंसर बोला कौन कौन सा सही है, तो 1 एंड 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 देखते हैं, डेजर्ट बायोम से रिलेटेड है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैव हाई टेम्परेचर, ट्रॉपिकल डेजर्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे सहारा है, थार है, और रेनफॉल कम होता है, तो सही है। फिर बोल रहा है कोल्ड डेजर्ट में भी वही है, प्रेसिपिटेशन कम होता है और लेकिन वहाँ टेम्परेचर भी कम होता है, तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है डेजर्ट ऑकर ओनली 50 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, डेजर्ट आपको 15 से 30 डिग्री में मिलेगा दोस्तों, गलत बात है। जो हमारा डेजर्ट होता है वो 15 डिग्री के आसपास तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। आपको पता है कि पोलर एरिया जो है वहाँ भी डेजर्ट मिलता है, अब 15 डिग्री में तो नहीं मिलता है आपको, ये 30-35 डिग्री के आसपास आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा जनरली। ठीक है, अब पोलर एरिया में जो भी तो डेजर्ट मिलता है, पोलर डेजर्ट ठंडा वाला में, जैसे अंटार्कटिका को डेजर्ट बोला जाता है। ठीक है, डेजर्ट वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बारिश ना के बराबर होता है, और हाई अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको हॉट डेजर्ट बोलते हैं, वार्म डेजर्ट, और अगर कम टेम्परेचर है तो उसको कोल्ड डेजर्ट, लेकिन रेनफॉल सब कम होगा तभी आपको डेजर्ट उसको कहेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हॉट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। बोला कौन कौन सा कथन सही है, तो 1 एंड 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉइस्चर और टेम्परेचर क्लासिफिकेशन के बारे में, और बायोमास को हम लोग टेम्परेचर और मॉइस्चर के आधार पे बाँट सकते हैं, हमने देख लिया था कल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वार्मेस्ट है, गरम-गरम है, और वेटेस्ट है, सालों भर रहता है, सही है। तो बोल रहा है कि टुंड्रा जो है वो कोल्डेस्ट है ना, और सूखा एरिया में मिलता है, तो ये भी सही है। तो कौन-कौन ठीक है, तो तीनों का तीनों सही है, तो ऑल थ्री आर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायोमास और उसका कम मिलाना है, बोला सवाना जो है वो मौसमी वर्षा, बोला सवाना में सीजनल रेनफॉल होता है, तो ये सही है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए। चलिए, उसके बाद बोल रहा है कि जो हमारा बोरियल है वो सदाबहार शंकुनुमा है, तो बोरियल फॉरेस्ट जो है वो एवरग्रीन होता है और आपका शंकुनुमा रहता है, कॉनिफर्स, सही है। टुंड्रा जो है वहाँ पे बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कम होता है, सबसे कम बायोडाइवर्सिटी है ना, तो ये गलत हो गया। फिर चौथा बोल रहा है जो टेम्परेट है और डिसिडियस फॉरेस्ट वो शुष्क शीत ऋतु में लीफ जो है ड्राई विंटर में फॉल करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। पतझड़ वाले वृक्ष जो होगा वो ठंडा जब आएगा और टेम्परेचर कम होगा तो, और बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे वो पत्ता गिरा देगा। तो कौन कौन सा सही है, तो आंसर सही है 1, 2 एंड 4 मिलाया गया है, सही। ठीक है, 1, 2, 4 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है टुंड्रा बायोम के बारे में, तो बोल रहा है आर्कटिक टुंड्रा में ट्री है बट अल्पाइन टुंड्रा में कोई ट्री नहीं है। तो आर्कटिक टुंड्रा आर्कटिक एरिया में मिल जाता है, और अल्पाइन टुंड्रा जो आपका प्लांट जो होगा, जो पहाड़ में बहुत ऊंचाई हो जाएगा जहाँ पे ट्री मिलना बंद हो जाएगा और आपका लाइकेन वाइकेन मिलेगा, तो वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए,
चाहे वो आर्कटिक टुंड्रा है, तो आर्कटिक टुंड्रा में भी पेड़ नहीं मिलेगा। आर्कटिक टुंड्रा में कहाँ आपको मैंने बताया लाइकेन वाइकेन वहाँ पे देखने को आपको मिलता है, और अल्पाइन टुंड्रा में भी आपको पेड़ नहीं मिलेगा। बस दोनों में अंतर ये है कि आर्कटिक टुंड्रा जो है वो आपका ठंडे एरिया में मिलता है, मतलब जो हम लैटीट्यूड के हिसाब से देख रहे हैं, अक्षांश के हिसाब में, जो पोलर एरिया के नज़दीक होगा। और वहीं जब अल्पाइन टुंड्रा का हम बात करेंगे तो वो भी ठंडा एरिया में मिल रहा है, लेकिन वो पहाड़ के हिसाब से हम देख रहे हैं, पहाड़ में सबसे ऊंचा चोटी पे, ठीक है। लैटीट्यूड के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, अल्टीट्यूड के हिसाब देख रहे हैं। तो अल्पाइन को अल्टीट्यूड के हिसाब से देखते हैं और आर्कटिक को लैटीट्यूड के अनुसार देखते हैं, है ना। तो लेकिन दोनों में ट्री नहीं मिलता है, लेकिन ये गलत बोल रहा है, बोला आर्कटिक में पेड़ मिलता है, अल्पाइन में नहीं मिलेगा, ये गलत हो गया। और रेंडियर मॉस जो होता है वो वेजिटेशन जो कोस्टल लोलैंड टुंड्रा में मिलता है, ठीक है। मॉस परमाफ्रोस्ट बोला प्रिवेंट डीप रूट ग्रोथ एंड रिस्ट्रिक्ट ट्री फॉर्मेशन, बोला परमाफ्रोस्ट अगर पूरा बर्फ जमा रहेगा, ठीक है, तो पेड़ जो है वो नीचे नहीं जा पाएगा, है ना। और पेड़ जब नीचे नहीं जा पाएगा तो फिर लंबा लंबा पेड़ वहाँ पे होगा ही नहीं, तो पेड़ ना के बराबर होगा। तो ये भी जो है वो सही है, ठीक है। फिर मोस्ट एनिमल जो होता है टुंड्रा में, उसका लंबा जीवन होता है और उसका फर जो है वो मोटा मोटा होता है, सही है। पोलर बियर देख लिया, अंटार्कटिक देख लिया, वो मोटा मोटा होता है ना, बर्फ से बचाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 देख लेते हैं अब। बोला टाइगा हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी अमंग ऑल फॉरेस्ट, गलत है। टाइगा तो सबसे कम फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट में कंपेयर करेंगे तो टाइगर का सबसे कम बायोडाइवर्सिटी होता है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसका रहेगा? ट्रॉपिकल एरिया में जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन, वो, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा इक्वेटर है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ, तो हमारा डाइवर्सिटी घटेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, बारिश भी कम हो रहा है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी तो टेम्परेचर ये सब पे डायरेक्ट डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर अधिक है, बारिश भी ठीक हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, सिंपल। फिर पोडजोल सॉइल जो बोलता है टाइगा में एसिडिक होता है, न्यूट्रिएंट पुअर होता है, कल हमने ये देखा था। फिर बोल रहा है कि कॉनिफर जो है, स्प्रूस और फर जो होता है, वो उसका रिटेन देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, वो सालों भर वो जो है अपना पत्ता को अपने मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तभी तो उसको बोलते हैं दोस्तों एवर ग्रीन फॉरेस्ट, है कि नहीं, बताइए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वेदरिंग जो रॉक होगा टाइगा में, तो वो धीरे धीरे होगा, सही बात है। अगर पत्थर उत्थर को तोड़ना है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए होगा, और आपको पता है ठंडा एरिया में जो है टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे जो है पत्थर धीरे धीरे टूटेगा, वेदरिंग ये सब कम होगा, चाहे मिट्टी का हो चाहे फिर उसका हो। तो ये तीनों सही है, तो 2 3 4 हमारा सही है। बोला कितने स्टेटमेंट सही है, तो 3 स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ओनली 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 देख लेते हैं दोस्तों। 161 तो इसका तो 1 3 हो गया। आप पोर्टजोल सॉइल के बारे में आगे, तो पोर्टजोल सॉइल आपको पता है ठंडे एरिया में मिलता है, एसिडिक होता है, और वो फर्टिलिटी उसका नहीं होता है, बहुत ना, या ना के बराबर होता है। तो बोल रहा है पोर्टजोल सॉइल जो होता है वो ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल नहीं होता, ठंडे एरिया में वो डेवलप होता है कि नहीं, बताइए। हमने बताया आपको, ठीक है। तो वो आपका कोल्ड कॉनिफर टाइगर एरिया में वो सब आपको देखने को मिलेगा, वो ठंडे एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में नहीं मिलता है, ये गलत हो गया। फिर बोल रहा है दे आर एसिडिक ड्यू टू लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट के लीचिंग होने के कारण वो आपका जो है क्या रहता है, वो एसिडिक बन जाता है, ठीक है। पूरा पोर्टजोल सॉइल जो होता है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, हाँ होती है कृषि, उसमें नहीं हो, क्योंकि फर्टिलिटी उतना नहीं होता है। फिर बोल रहा है पोर्टजोल सॉइल ऑकर इन द कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में एरिया में मिलता है, तो ये भी जो है हमारा सही है, ठीक है। तो बोला कि कितने कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो 2 3 4 हमारा सही है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा केवल 3, है ना। तो 161 का आंसर हो जाएगा वो केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 बोल रहा है टेम्परेट डेसिडियस और रेन फॉरेस्ट बायोम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए हिंदी वाला, बोल रहा है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है अपना पत्ता ठंड में गिरा देता है, ठीक है, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए सही है। सॉइल बोल रहा है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का वो पोर्टजोलिक होता है और डीप होता है, ठीक है, तो गहरा होगा, लेकिन मिट्टी जो उपजाऊ नहीं होता है, तो ये सही है। फिर बोल रहा है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो होता है एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार में फैला हुआ है और एरिया वाइज ज़्यादा है। तो याद रखिए टाइगर जो फॉरेस्ट होता है उसको टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं, उसका जो एरिया होता है दोस्तों वो कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और खासकर यहाँ पे रेन फॉरेस्ट बोल रहा है। देखो टाइगर ये सब भी है फॉरेस्ट है, लेकिन उतना ज़्यादा एरिया उसका नहीं है, लेकिन वो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का एरिया बहुत ही ना के बराबर है, कम है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है जो एपीफाइटिक मॉस है, लाइकेन है, वो टेम्परेट ग्रासलैंड में मिलता है। तो एपीफाइटिक मॉस ये सब जो है, अब यहाँ पे मॉस आ गया, है ना, मॉस, लाइकेन और मॉस एपीफाइट के रूप में पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे मॉस नहीं होता, सिर्फ अगर एपीफाइट होता तो ट्रॉपिकल एरिया होता, लेकिन मॉस जो होता है लाइकेन की ठंडा एरिया में जनरली देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। हुँ? तो यहाँ पे चूँकि इसलिए अब लिख दिया लाइकेन, लिख दिया और मॉस कर दिया और एपीफाइट के साथ, इसलिए टेम्परेट एरिया ठीक होगा। अगर सिर्फ एपीफाइट होता तो फिर वो ट्रॉपिकल एरिया सही होता, है ना, वर्षावन। तो आंसर सही है, 1 2 4 सही है। बोला कितने कथन सही है? 3 कथन सही है, तो केवल 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 163 बोल रहा है कि सब ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम है। सब ट्रॉपिकल डेसिडियस मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर मिलेगा, मतलब लैटीट्यूड में हम बता रहे हैं, नॉर्थ में, ठीक है, ठीक है।
और ये अगर नदर्न हेमिस्फेयर में और दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा, सदर्न हेमिस्फेयर में, तो ट्रॉपिकल एरिया के साउथ में मिलेगा। ठीक है, तो बोल रहा लो लैंड है ब्रॉड लीफ डेसिडियस फॉरेस्ट। तो बोल रहा जो लो लैंड होता है उसमें चौड़ा पर्णपाती वाला मिलता है, ये कल हमने देखा था, तो ये हमारा जो होगा वो सही होगा। फिर बोल रहा हाई लैंड में आपको मिलेगा एवरग्रीन स्पीसीज पाइन और रसपरस। तो जब हाइट पे जाइएगा है ना, सब ट्रॉपिकल में, तो आपको जो है पाइन ये सब मिलेगा। सिंपल बात है, ठंडे एरिया में तो पाइन वाइन मिलता है, पहाड़ के ऊपर जाइएगा पूरा ग्रोथ पेरेनियल होता है। तो सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रोथ पेरेनियल होगा नहीं ना, पेरेनियल कहाँ पे होगा, पेरेनियल होगा आपका जहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया वर्षावन में। सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय उप उष्ण कटिबंधीय में नहीं होगा, उष्ण कटिबंधीय में होगा, इक्वेटर के आसपास, इसलिए गलत हो जाएगा। सीजन के द्वारा इफेक्ट नहीं होता, गलत बात है, सीजन के द्वारा इफेक्ट क्यों नहीं होगा। ठीक है, बोल रहा है कि साउथ मतलब ईस्ट यूएसए और चाइना में आपको देखने को मिलेगा, तो ये सही है। ठीक है, तो कल हमने देखा था ये डिटेल में, तो केवल 3 हमारा सही होगा। फिर स्टेपी ग्रासलैंड के बारे में, स्टेप्स ग्रासलैंड है ना, तो ये आपको यूरेशिया के आसपास का एरिया में मिलता है, ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो बोल रहा है इसमें पेड़ नहीं होते हैं, ना के बराबर होता है, सही है। पूरा ग्रास जो होते हैं वो लंबे होते हैं और मॉइस्चर लविंग होते हैं, ग्रास छोटा छोटा होता है दोस्तों। स्टेपी का जो ग्रास होता है वो आपको छोटा छोटा होगा। ठीक है, और जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया ग्रास बहुत लंबा होता है, ये हमने आपको बताया था, ट्रॉपिकल ग्रास लंबा होता है, और एनिमल डाइवर्सिटी इसमें कम होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सही है, एनिमल डाइवर्सिटी इसमें आपको कम दिखेगा, देखने को मिलेगा घास के मैदान में। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा होगा। स्टेपी ऑकर इन द रीजन ऑफ एक्सट्रीमली हाई रेनफॉल, बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल में होता है, गलत, कम रेनफॉल में होगा, तभी तो घास है ना, नहीं तो पेड़ बन जाता वहाँ पे। तो आंसर होगा कितने कथन सही है, 2 कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 बोल रहा है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में है। बोल रहा है कि मेडिटेरियन डेसिडियस प्लांट्स आर एक्सट्रीमली जीरोफाइटिक। मेडिटेरियन में ऑलरेडी दोस्तों बारिश वारिश कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, और ठंडे में बारिश होता है, इसलिए वहाँ जो भी वनस्पति पाए जाते हैं वो जीरोफाइटिक होते हैं, मतलब सूखा को सह लेता है। फिर बोला लिव्स इन इस बायो में जो लिव होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और वाइडली स्पेस्ड होते हैं, तो ये जो है वो सही है। फिर बोल रहा है यहाँ पे सूखा होता है तो जंगल में आग भी लग सकता है, तो ये भी ठीक है। फिर बोल रहा है एवरग्रीन ओक जो है डोमिनेट करता है इस रीजन में एडिक्वेट रेनफॉल के साथ। तो एवरग्रीन आपको ओक देखने को यहाँ पे मेडिटेरेनियन में मिलेगा। कितने कथन सही है, तो चारों के चारों सही है, आंसर हो जाएगा ऑल 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, जो जिसको मानसून क्लाइमेट बोलते हैं, जिसमें साल टीक है ना, शीशम वीशम ये सब आता है। ठीक है, जो इंडिया में आपको मिलेगा, और ये पत्ता गिरा देता है अपना पतझड़ के मौसम में। तो बोल रहा है इन्हें ठीक है, ये बोल रहा है दे आर नोन एज ड्राउट डेसिडियस फॉरेस्ट, बोल रहे इसको सूखा डेसिडियस पर्णपाती वन भी कहते हैं, तो ये सही है। ठीक है, फिर बोल रहा है दिस फॉरेस्ट शेड लीव्स इन द समर टू रिड्यूस वाटर लॉस, गर्मी के में वो अपना पत्ता गिरा देता है, इसलिए आप देखेंगे गर्मी में जो पेड़ पौधा इंडिया में दिखेगा आपको, वो पत्ता सूखा रहेगा, गिरा रहेगा। क्यों, क्योंकि पेड़ पानी की कमी है। तो इसका स्पीसीज का नाम है इसमें साल टीक, बम्बू साल, शीशम इसमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी सही हो गया। ठीक है ना, उसके बाद बोल रहा है कि देर ऑकर ओनली इन द हाई रेनफॉल, तो मोर देन 200 में तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है, वर्षावन मिलता है। ये मिलता है आपको 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल में, है ना, 200 से अधिक में होगा तो वो ट्रॉपिकल रेनफॉल वर्षावन मिलेगा, इसलिए गलत हो गया। तो कितने कथन सही है बताइए, 3 कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल हमारा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। ठीक है, सवाना के बारे में, सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसको ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम भी बोलते हैं। पर सवाना डोमिनेटेड बाय टॉल ग्रास होते हैं और छोटे छोटे ट्री आपको देखने को मिलेगा, या ना के बराबर ट्री मिलता है। ठीक है, ये सही है। फिर बोला मोस्ट सवाना ट्री या डिसीडियस, और जो भी पेड़ पौधा सवाना में मिलेंगे, चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल कम होता है, तो वो अपना पत्ता जो है सूखे मौसम में गिरा देता है, सही है। बोला अम्ब्रेला शेप्ड अकेसिया भी इसमें मिलता है, मैंने आपको दिखाया भी था सवाना में, सही है। सवाना जनरली सपोर्ट लो एनिमल, यहाँ पे एनिमल का डाइवर्सिटी जो होता है वो कम होता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ, गलत है, मैंने बताया था। यहाँ पे बहुत सारा आपको जीव जंतु मिलेगा, और शिकार विकार आपको करते हैं, छुप के करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे गेम भी उनको उसको क्या बोलते हैं, गेम बोलते हैं ना, हंटर का गेम होता है वहाँ पे, मतलब इतना जीव जंतु वहाँ पे मिलते हैं कि सब छुपे रहते हैं, अपना रंग बदलते बदलते रहते हैं, उसका धारी वारी अलग अलग होता है, तो छुप के भी मार देते हैं, हिंसा करते हैं, इसलिए गलत हो गया। तो टेम्परेट एरिया के से तुलना में ट्रॉपिकल एरिया चूंकि है ये ना, ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे डाइवर्सिटी अधिक होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट या टेम्परेट ग्रासलैंड, इसलिए ये गलत हो गया। तो करेक्ट पूछा हमसे, तो ऑल 3 ओनली 3 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, वर्षावन के बारे में। बोल रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलता है, बहुस्तर वन, मैंने आपको कल दिखाया भी था, और ये सही भी है। एपीफाइट बोलता है इसमें रेयर है, नहीं एपीफाइट इसमें कॉमन है, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, एपीफाइट क्या होता है मैंने कल डिस्कस कर लिया था। रेन फॉरेस्ट बोला इसमें स्पीसी डाइवर्सिटी डेंस वेजिटेशन होता है, ये सही है। फिर बोल रहा है रिसेंट डिकेड में ये दिखा है कि वहाँ पे जो है पेड़ वेड़ काटा जा रहा है। मैंने आपको अमेजन का एग्जांपल देके बताया था कि किस तरह से वहाँ लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और जंगल को काट रहे हैं। केवल 3 हमारा जो होगा इसका सही होगा, क्योंकि एक तो इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं दोस्तों। अमेजन के रेन फॉरेस्ट के बारे में है। बोल रहे ट्रॉपिकल वो रेन फॉरेस्ट जो है 20% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कल मैंने आपको बताया था, ये सही है। वर्षावन जो है जितने भी विश्व में ऑक्सीजन है उसका 20% यही करते हैं। ये कार्बन सिंक के रूप में भी काम करता है, कार्बन को स्टोर भी करता है क्योंकि बहुत सारा प्लांट है। और यहाँ ये जितना भी विश्व में बारिश होता है उसका 50 to 75% बारिश में इसका योगदान होता है। ठीक है, इवापो ट्रांसपीरेशन के द्वारा मैंने आपको बताया था। और जितना भी वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि लेस देन 5%, गलत है। 5% से अधिक बायोडाइवर्सिटी दोस्तों इसमें है, इसलिए गलत हो गया, है ना। तो ये गलत हो गया। कितने कथन सही है बताइए? 3 कथन सही है, आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है, केवल 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं अमेजन के बारे में। बोल रहा है अमेजन जो है एक साल में लगभग 40 बिलियन टन CO2 जो है अमेजन से निकलता है एटमॉस्फेयर में। अब हमको ये बताओ पहले पहले यहाँ पे करेंटली बोल रहा है कि अमेजन दोस्तों जंगल कटते जा रहा है। कटने के कारण क्या हो रहा है, CO2 जो प्लांट एब्जॉर्व कर पाता था वो अब नहीं कर पाएगा, तो वो एटमॉस्फेयर में चल जाने लगेगा। तो ये सही है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है। बोल रहा है अमेजन जो है एब्जॉर्व करता है 2 बिलियन टन CO2 एनुअली, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे इस जंगल में आग लगने के कारण अमेजन जो है अब कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स बन रहा है। पहले वो कार्बन को एब्जॉर्ब करता था, अब कार्बन को छोड़ रहा है क्योंकि प्लांट कट रहा है, जंगल में आग लग रहा है, ये भी सही है। और अमेजन जो है वो सॉइल लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन को स्टोर करता है। ठीक है, जो CO2 का एमिशन को रोकता है जंगल में आग लगता है तो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फोर जो है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको 170 कर लीजिएगा, इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। फायर इंटेंसिफाइड ड्राउट, जंगल में आग लगने के कारण किस तरह से हमारा जो है आगे सूखा हो रहा है। ठीक है, देखते हैं फटाफट। पूरा रेन फॉरेस्ट जो है वो अपना वाटर को रिसाइकल करता है इवापो ट्रांसपिरेशन के द्वारा। देखो ये उसके पत्ते से भाप बन के पानी निकलता है, बादल बनता है, फिर बारिश होता है, फिर जड़ में जाता है, फिर इस तरह से सर्कल होते रहता है, तो ये सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉरेस्ट फायर होने के कारण बारिश कम हो जाएगा, जंगल में आग लगेगा, पेड़ पौधा नष्ट हो जाएगा तो बारिश सिंपल कम हो जाएगा, पानी का मॉइस्चर भी कम, नमी जो होगा मिट्टी में वो भी सूख जाएगा और सूखा भी आ सकता है। पूरा ड्राउट का कोई कनेक्शन नहीं होता जंगल में आग लगने से, गलत बात है। होता है, डायरेक्ट रिलेशन तो है ही है भाई। ठीक है, फिर बोल रहा है पोल्यूशन जब होता है जंगल में आग लगने से तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा और उसके कारण सूखा भी आ सकता है, तो ये सही है। बोला कितने कथन सही है, तो बताइए। एक तो गलत है, 2 तो सही है, ये मतलब 3 तो सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों 172। बोल रहा है अबाउट 1/3 ऑफ द ऑल इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड आर फायर सेंसिटिव। बोला विश्व में जितने भी इकोसिस्टम है उसमें 1/3 जो है वो आग से संवेदी है, मतलब आग लगने का वहाँ चांस है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अमेजन फॉरेस्ट का जो सॉइल होता है उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता है क्योंकि लीचिंग हो जाता है, ये सब ने कल बताया था, सही है। बोल रहा है कि रेन फॉरेस्ट जब फिजियोलॉजिकल लिमिट में पहुंच जाता है डाउट के समय, तो पेड़ उससे मरने लगते हैं ऊपर से नीचे की ओर। मैंने आपको ये बताया था डाई बैक के बारे में भी, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि रिपीटेड जब जंगल में आग लगते जाएगा तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होगा वो सवाना के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है सही है कि जंगल में बार बार दोस्तों आग लगने लगेगा तो वो सवाना के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑल फोर जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। बोल रहा है कि अमेजन फॉरेस्ट जो होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, गलत बात है। अमेजन फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट की कमी होती है ना, क्यों, लीचिंग के कारण, तो इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। तो कितने स्टेटमेंट सही है, 172 का आंसर हो जाएगा 3, है ना। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये गलत हो जाएगा। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पृथ्वी की अमेजन की मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है, उपजाऊ नहीं होती है, अनुपजाऊ होती है, क्यों, क्योंकि लीचिंग हो जाता है। 173 देखते हैं। बोला टाइगर इकोसिस्टम जो है आग लगने का उसमें ज़्यादा चांस होता है टाइगर में। ठीक है ठीक है, तो टाइगर फॉरेस्ट दोस्तों सूखा उखा टाइप का रहता है, बारिश भी उतना नहीं होती है, तो उसमें जंगल में आग लग सकता है, ये सही है। ठीक है, हाँ, ठीक है, इसको 173 करना है। चलिए, हमें बोला ऑस्ट्रेलिया का जो यूकेलिप्टस होता है
फॉरेस्ट रिक्वायर फायर फॉर रीजनरेशन। यूकेलिप्टस जो ट्री है ऑस्ट्रेलिया में, उसको ग्रोथ होने के लिए दोस्तों, मैंने बताया भी था कहीं कहीं जंगल में आग लगना जरूरी भी होता है, तो यूकेलिप्टस की ग्रोथ के लिए आग लगता है तो अच्छा होता है। मेडिटेरेनियन बोल रहा है कि वो फायर रेजिस्टेंट फ्लोरा है, तो मेडिटेरियन बोल रहा है जो भी फ्लोरा है, ठीक है, वहाँ भी आपको वो भी फायर से क्या है, रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधी है, तो ये भी ठीक है। और जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो फायर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये सभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फायर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो फायर सेंसिटिव है। जंगल में आग लगे तो नुकसान होता है उनको ना, फायर डिपेंड नहीं, उनको आग नहीं चाहिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किसको आग चाहिए ग्रोथ के लिए? यूकेलिप्टस वाले को, मेडिटेरेनियन रीजन वाले को, सबको नहीं, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है हमसे, आंसर हो जाएगा ऑल थ्री, मतलब तीन, केवल तीन। फिर नेक्स्ट है फायर गिव्स न्यू लाइफ, जंगल में आग लगने से कुछ अच्छा होता है तो उसके बारे में, ठीक है। तो बोल रहा है डगलस या डगलस जो भी इसको पढ़िए, फर सर्वाइव फॉरेस्ट फायर ड्यू टू थिक बार। तो डगलस एक पेड़ होता है जिसमें का मोटा मोटा छाल होता है, तो आग लगता है तो वो बच जाता है, तो ये सही है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि लॉज पोल पाइन कोन ओपन ओनली व्हेन एक्सपोज टू हीट फ्रॉम फायर, जंगल में आग लगता है तो लॉज पाइन का जो कोन है वो निकलता है, सही है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रास नीड स्मोक टू रिलीज सीड पाउडर, उससे ऑस्ट्रेलिया के जंगल में मतलब घास में जब आग लगता है धुआं होता है, तो उसके कारण बीज उसका फली नहीं खुलता है, तो ये भी सही है। फिर बोल रहा है स्मॉल फायर हेल्प रेन फॉरेस्ट रीजनरेट क्विकली, जंगल में भी थोड़ा थोड़ा आग अगर लगता है रेन फॉरेस्ट में, तो जो मान लीजिए जंगल है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा आग लगे तो जो भी जमीन में कचड़ा वचड़ा है वो साफ हो जाएगा, तो उसको प्लांट को ग्रोथ होने का थोड़ा मिल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा उसको नुकसान होता है। तो ये जो बोल रहा है कि रेन फॉरेस्ट में अगर जंगल में आग लगेगा तो, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में इतना ज़्यादा पत्ता वत्ता होगा दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आग लगेगा तो पूरा नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये वाला जो है वो गलत होगा, ठीक है। तो जंगल में कहाँ आग लगना अच्छा होता है वो आप समझिए, है ना, कहाँ कहाँ, लॉज पाइन फॉरेस्ट मतलब टेम्परेट एरिया में थोड़ा, है ना, या फिर ऑस्ट्रेलिया का ग्रास में थोड़ा भी, वो भी पूरा नहीं, है ना, और मेडिटेरेनियन में। तो करेक्ट पूछा है तो तीन करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ओनली थ्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 175, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक फॉरेस्ट फायर, कैटास्ट्रॉफिक फायर के बारे में है, दो रेयर आर कॉमन इन बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। तो बोला ये दुर्लभ होती है पर बोरियल वनों में सामान्य होती है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। जंगल में आग लगना बोरियल फॉरेस्ट में कॉमन है, बहुत तेजी से जंगल में आग वहाँ पे लगता है। बोला कंबस्टेबल ड्राई मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सूखा सूखा पत्ता वत्ता बहुत ज़्यादा रहता है, बारिश भी नहीं होती है तो पत्ता सूखा, तो एक बार आग लगे पूरे जंगल जंगल साफ हो जाता है, ठीक है। तो बोला ऑस्ट्रेलिया बुशलैंड एंड कैनेडियन टाइगर फॉरेस्ट एक्सपीरियंस कैटास्ट्रॉफिक फायर, तो आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के झाड़ी-वाड़ी में भी आग लगता है, कनाडा के टाइगा में भी। मेगा फायर आर काउज्ड एक्सक्लूसिवली बाय लाइटनिंग, बोला कि मेगा फायर जो होता है वो आपका बिजली कड़कने से भी होता है, ऐसा नहीं है, आदमी के कारण भी हो सकता है, ठीक है, या हीट वेव के कारण भी हो सकता है, तो ये गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया। तो आंसर जाएगा हमारा तीन स्टेटमेंट सही है तो हो जाएगा तीन, ठीक है, तो 175 का वो ऑप्शन हो जाएगा तीन। अब क्वेश्चन नंबर 176 देख लेते हैं। बोला प्लांटेशन और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के बारे में। बोला प्लांटेशन होने से, प्लांटेशन मतलब जब आप जंगल को काट लेके वहाँ पे आप चाय का, कॉफ़ी का, ये गन्ना का करने लगे तो उसको प्लांटेशन बोलते हैं। तो बोला पेट्रोलियम जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे वर्षावन जो है इक्वाडोर में और वेनेजुएला में नष्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये सही, ये जो है वो सही है, ठीक है। बोला प्लांटेशन होने से पाम का, शुगर केन, ये सब जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट को हटा दे रहा है, तो सही है। कोकोआ जो प्लांटेशन घाना में हो रहा है, नाइजीरिया में, तो वो भी जंगल में फैल रहा है, जंगल उससे नष्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला प्लांटेशन होने से बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है, गलत बात है, घटता है ना, तभी तो पेड़ पौधा काट को प्लांटेशन कर रहे हैं, तो 176 का ऑप्शन रहेगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है ये, बोल रहा है कि वर्षावन में सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में, ठीक है। बोल रहा है रेन फॉरेस्ट सॉइल जो होता है वो न्यूट्रिएंट नहीं होता उसमें, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट जो होता है वो वेजिटेशन में, बोल रहा है, स्टोर हो जाता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट जड़ में रहता है, पौधा में रहता है और मिट्टी में कमी हो जाता है, ठीक है, क्यों? लीचिंग के कारण, तो ये सही है। बोल रहा फायर जो होता है वो परमानेंटली रिमूव कर देता है न्यूट्रिएंट रिच प्लांट कवर, ठीक है, पेड़ पौधा जहाँ आग भी लग जाएगा तो उससे भी न्यूट्रिएंट जो है वो जल के खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है सॉइल जो है रेन फॉरेस्ट में फर्टाइल होता है, गलत बात है, नहीं होता है। लीचिंग जो होता है वन ऑफ द रीजन फॉर न्यूट्रिएंट लॉस, और लीचिंग के कारण लॉस होता है, तो दो तो, ठीक है, तो 1 2 4 सही है, तो कितने सही है? 3 सही है, आंसर हो जाएगा केवल 3, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, कल हमको आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, जिसको आपको करना होगा, तो याद रखिए डेली हम लोग का जनरली क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और हम लोग जो है अभी इन्वायरमेंट किए हैं, अभी इसको आप रिवाइज कीजिए, अभी इन्वायरमेंट आपका खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम सब सारा सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, तो कल से जो है हम थोड़ा साइंस एंड टेक को कुछ ही दिन करेंगे। अभी तो इन्वायरमेंट को आप रिवाइज कीजिए, अभी इन्वायरमेंट खत्म नहीं हुआ है, इसको हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे,
ठीक है, सारे सब्जेक्ट को करते रहेंगे थोड़ा-थोड़ा, तो पूरा अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है? तो कल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1 वीक आपका चलेगा, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग आगे का सब्जेक्ट एनवायरनमेंट को फिर कंटिन्यू करेंगे, तो इस तरह से हम लोग का रोटेशन बेसिस पे क्लास चलेगा। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय-बाय।